Hello, good evening, everybody. So we are doing PCS nomination register A, 2 and C. हमने इसमें पॉलिटी सब्जेक्ट स्टार्ट किया हुआ था और हमारा एक टॉपिक बचा था लोकल बॉडीज. इन द लास्ट फ्यू क्लासेस वी डिस्कस अबाउट द पार्लियामेंट टॉपिक इन डिटेल. और इससे पहले हमने डिस्कस किया है इसमें जो साइंस के सब्जेक्ट है उसको हमने अराउंड 10-15 वीडियोस बनाई थी. ऑल दीज वीडियोस आर अवेलेबल ऑन सिविल विद आकाश यूट्यूब चैनल. उस पर अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है पीसीएस नॉमिनेशन रजिस्टर ए टू एंड सी करके. वहां पे आपके अप्रॉक्सीमेट 30 लेक्चर हो चुके होंगे. हाफ साइंस के हैं और बाकी पॉलिटी के हैं. तो आज हमारा ये लास्ट लेक्चर है जिसमें हम लोकल बॉडी डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द लोकल बॉडी. ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज फार एज पीसीएस पेपर इज कंसर्न्ड. और जो आपका पेपर है इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज वहां स्पेसिफिकली मेंशन्ड है. तो हम इसको डिस्कस करते हैं लोकल बॉडीज को डिटेल में. अब ना इसमें लोकल बॉडीज में समझने वाली चीजें भी हैं और कुछ फैक्चुअल चीजें भी हैं. तो हमें वो करना पड़ेगा. मैं आपको एक ब्रॉड आइडिया दे देता हूं कि लोकल बॉडीज का कंटेक्स्ट क्या है, क्यों बनाई थी, कब बनी, क्या इसके जो फीचर्स हैं वो हम पढ़ेंगे डिटेल में. अब ना इसमें एक चीज समझ लेना बस कि जो लोकल बॉडीज हैं, लोकल गवर्नमेंट इज अ स्टेट सब्जेक्ट. मतलब जो हम पढ़ते होते हैं ना सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट. कि सेंट्रल लिस्ट पे कौन लॉ बनाएगा, सेंटर. स्टेट लिस्ट पे कौन लॉ बनाएगा, स्टेट. कंकरेंट लिस्ट पे कौन लॉ बनाएगा, बोथ सेंटर एंड स्टेट्स. उस सेंस में जो लोकल गवर्नमेंट है ये स्टेट सब्जेक्ट है. मतलब हमने जो ढांचा बनाया है लोकल बॉडीज का, चाहे वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हो अर्बन रूरल एरियाज में, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज हो अर्बन एरियाज में. जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड अर्बन लोकल बॉडीज दोनों की जब मैं बात कर रहा हूं, इसका ढांचा संविधान में बनाया हमने संविधान में बाद में ऐड किया. 73rd अमेंडमेंट से हमने पीआरआईज ऐड किए और 74th अमेंडमेंट से हमने अर्बन लोकल बॉडीज ऐड की. तो ये दो जो बॉडीज हैं ये संविधान में हमने ऐड की हैं, बाद में ऐड की हैं, पहले संविधान में नहीं थी. पर मैंने आपको जैसे बताया कि जो अमेंडमेंट्स हैं इनका ईयर है 1992, 1992 में हमने ये ऐड किए. पर जो ये लोकल गवर्नमेंट है ये स्टेट सब्जेक्ट है. इसका मतलब क्या है, हर लोकल गवर्नमेंट स्टेट्स ने बनाई होंगी जिसका ढांचा कॉन्स्टिट्यूशन में. आप ऐसा समझ लें, स्ट्रक्चर ऑफ दीज बॉडीज इज प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन. अब उसके बाद एग्जैक्ट बॉडीज कैसी होंगी दैट इज डिसाइडेड बाय स्टेट्स. फॉर एग्जांपल पंजाब की गवर्नमेंट ने अपना ढांचा बनाया होगा. ढांचा नहीं, ढांचा संविधान ने बनाया है. इस ढांचे में क्या फीचर्स होंगे वो पंजाब गवर्नमेंट ने अपने बनाए होंगे, स्टेट ऑफ पंजाब ने अपने बनाए होंगे. सेम राजस्थान ने अपनी जो ये फीचर्स बनाई होंगी ढांचे में. ढांचा आपको कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है ये अमेंडमेंट से, और इसमें जो फीचर्स ऐड किए ढांचे में वो स्टेट्स ने ऐड किए हैं. पंजाब का अपना होगा, राजस्थान का अपना होगा. हमें बस ये पढ़ना है कि संवैधानिक ढांचा क्या है. एग्जैक्ट तो फिर हर स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा. ऐसे तो इंडिया में बहुत स्टेट्स है, सब थोड़ा पढ़ेंगे. तो हमें संवैधानिक ढांचा समझना है कि वो कैसे लोकल बॉडीज को बनाता है. चाहे वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज हो, उनके ढांचे का स्टाइल क्या है वो समझना है. लेट्स स्टार्ट विद दैट. अब हुआ क्या, जब संविधान ओरिजिनली आया था तब ये नहीं थे. पर संविधान में एक आर्टिकल था, आर्टिकल 40, जो इंस्पायर था गांधी जी के ग्राम स्वराज के आइडिया पे. बिकॉज गांधी जी ऑलवेज वांटेड कि चीजें सेंट्रलाइज नहीं होनी चाहिए. ग्राम सभा या ग्राम स्वराज बोल लें, उनका था कि पावर डिसेंट्रलाइज होनी चाहिए. मतलब जो हमने लोकल बॉडीज बनाई हैं दैट इज बेसिकली द आइडिया ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, कि पावर को डिसेंट्रलाइज करो. उल्टा ये बोल लो कि पावर को सेंट्रलाइज ना करो. तो जो ये डिसेंट्रलाइजेशन है पावर का, ये जो डिसेंट्रलाइजेशन है ये कौन कर रहा है, ये अमेंडमेंट्स और लोकल बॉडीज. एंड कैन आई कॉल दिस डिसेंट्रलाइजेशन एज डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन. तो क्या कर रहा है ये, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन कर रहा है. कौन, ये अमेंडमेंट्स या ये अर्बन लोकल बॉडीज या पंचायती
पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का आइडिया, या एक काम और कर रहा है कि लोग किसमें इन्वॉल्व हो जाएं, गवर्नमेंट में, तो मैं क्या बोल दूं, पीपल पार्टिसिपेशन। तो ये दोनों आइडिया हैं, पीपल पार्टिसिपेशन और डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। ये दोनों आइडियाज हैं किसके, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के या अर्बन लोकल बॉडीज के, इन शॉर्ट लोकल बॉडीज के। ये आपको समझ में आना चाहिए। अब हम इसको ढांचे को समझेंगे, पर आपको इतना भी क्लियर है कि संविधान में स्टार्टिंग में नहीं था, 1992 में हमने संविधान में अमेंडमेंट करके ये आइडिया लेके आए। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि पहले ये एग्जिस्ट नहीं करता था। मतलब अगर आपको कोई पूछे कि क्या लोकल बॉडीज पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, सर करती थी। 1992 में तो हमने उसको कौन सा स्टेटस दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया। मतलब जो संवैधानिक स्टेटस है वो 1992 में मिला, पर लोकल बॉडीज बननी स्टार्ट हो गई थी बिकॉज लोकल गवर्नमेंट इज अ स्टेट सब्जेक्ट। स्टेट्स अपने लेवल पे लोकल गवर्नमेंट बना रही थी, और आज भी लोकल गवर्नमेंट इज अ स्टेट सब्जेक्ट। हमने संवैधानिक ढांचा बना दिया है, उस ढांचे में फीचर्स एग्जैक्ट क्या होंगे वो स्टेट्स ही डिसाइड करती हैं। अब क्योंकि 1992 में ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, पहले हम पढ़ते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में, देन वी विल स्टडी अबाउट द आइडिया ऑफ व्हाट अर्बन लोकल बॉडीज। पहले हम ये करते हैं। मतलब मैं अगर आपको एक सिंपल सी बात बोलूं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का मेन गोल क्या था, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन या पीपल पार्टिसिपेशन, और इन अदर वर्ड्स इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी। प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी क्या होता है, ये प्रिंसिपल, इसको भी समझ लें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। इस प्रिंसिपल का मतलब है द थिंग्स दैट कैन बी डन एट अ लोकल लेवल शुड बी गिवन टू देम। जो चीजें लोकल स्तर पे की जा सकती हैं जो चीजें लोकल लेवल पे की जा सकती हैं वो काम उनको दे दो। मतलब यूनियन गवर्नमेंट को वो काम नहीं करना चाहिए जो स्टेट गवर्नमेंट्स कर सकती हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स को वो काम नहीं करना चाहिए जो लोकल बॉडीज कर सकती हैं। मतलब चीजें जितनी हो उसी को दो, मतलब चीजें सेंट्रलाइज ना हो। यही जो आइडिया है ये डिसेंट्रलाइजेशन का आइडिया है। थिंग्स दैट कैन बी डन एट लोकल लेवल शुड बी डिवॉल्व टू लोकल लेवल। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फंक्शंस जो हैं वो डिवॉल्व कर रहे हैं, फंक्शंस डिवॉल्व कर रहे हैं, डिवॉल्व कर रहे हैं टू लोकल लेवल। ये आपको क्लियर होना चाहिए, फंक्शंस डिवॉल्व टू लोकल लेवल, ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि फंक्शंस लोकल लेवल पर डिवॉल्व होने चाहिए। अब 1992 में तो हमने बनाया, पर पहली पंचायती राज बॉडी थी, मैं बात कर रहा हूं पंचायती राज की अभी, तो फर्स्ट पंचायती राज बॉडी जो बनाई गई इट वाज वे बैक इन द ईयर 1959। नागौर इन राजस्थान वाज द फर्स्ट a village to create the idea of पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। तो नागौर इन राजस्थान में पहली बार 1959 में बन गई थी ये पंचायती राज, पंचायती इंस्टीट्यूशंस। इट इज द फर्स्ट पंचायती राज स्टेट। गांधी जी के जो 2 अक्टूबर का दिन है 1959 को ये बनाएगी। उसके बाद हमने संवैधानिक ढांचा तब दिया, बहुत सारी स्टेट्स में बनी है। अब ना एक कमेटीज थी, हमारा जब देश आजाद हुआ, हम आपको ये बता दूं, ये आइडिया 1992 में इंडिया में इसलिए आया बिकॉज हम 1990s में इकोनॉमिक रिसेशन में जा रहे थे, इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे थे, और क्राइसिस के लिए हमने लोन मांगा था आईएमएफ से। आईएमएफ बोला था हम देंगे लोन, पर पहले क्या करो, डिसेंट्रलाइजेशन करो, क्योंकि उनका मानना था डिसेंट्रलाइजेशन से पावर सेंट्रलाइज नहीं होती, जब पावर सेंट्रलाइज नहीं होती तो डिसेंट्रलाइजेशन के करप्शन के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो उनका मानना है कि करप्शन कम हो जाती है जब पावर डिसेंट्रलाइज हो। भाई जब लोग जिन पे पावर लगनी है वही पावर का यूज कर रहे हैं तो फिर पावर का मिसयूज कम हो जाता है। अगर मैं पंचायती राज को बोलूं कि गवर्नमेंट की स्कीम इंप्लीमेंट करो, क्योंकि वो स्कीम वो लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं खुद पे, तो वो करप्शन क्यों ही करेंगे। जब कोई सेंट्रलाइज बंदा ये काम कर रहा होता है तो उसे करप्शन करने का इंसेंटिव हो जाता है। तो ये माना जाता है कि जब डिसेंट्रलाइजेशन होती है तो करप्शन कम हो जाती है,
ये आइडिया हम लेके आए 1992 में, 1990 के इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद। मतलब ये हमारे पे थोपा गया कि तुम क्या लेके आओ, ये रिफॉर्म्स लेके आओ 73 एंड 74 अमेंडमेंट। पर हम ये स्टार्टिंग से करते आ रहे थे अपने लेवल पे भी, ये तो एक्सटर्नल लेवल छोड़ दो, ये हम अपने लेवल पे भी करते आ रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए। तो लेट्स सपोज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज कॉल्ड एज this, a very important thing that is called as how the process was started, how the process was started। इसको देखते हैं कहानी को। हमने ना कमेटीज बनाई थी, ये याद कर लेना पहले कौन सी आई थी। हमने 1957 में कमेटी बनाई थी, उसे बोलते हैं बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी। बलवंत राय मेहता कमेटी, ये कमेटी ने आके बोला, 1957 की बात है ये, उसने बोला था कि देश में पंचायती राज होने चाहिए। मतलब ये कह रहे थे कि डायरेक्ट, मतलब 3 टियर सिस्टम होना चाहिए जो आज भी है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद। तो ये 3 लेवल की चीजें होनी चाहिए, जिला परिषद, ग्राम पंचायत, ग्राम सभा और पंचायत समिति। मतलब कहने का मतलब ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल, पंचायत समिति एट ग्रुप ऑफ विलेजेस एंड जिला परिषद एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, और ये लोगों की बॉडी ग्राम सभा। तो ये 3 टियर स्ट्रक्चर होना चाहिए, ये बलवंत राय मेहता का कहने का काम था। मतलब उन्होंने बोला कि तुम लेके आओ क्या 3 टियर पंचायती राज सिस्टम। फिर आई अशोक मेहता कमेटी, इसके बाद आई अशोक मेहता कमेटी, उसने भी ये बोला हम इन कमेटीज को इसलिए बैठा रहे थे कि हम चाह रहे थे ये चेक करना कि क्या सच में लोकल गवर्नमेंट्स की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। तो जब 57 में बोला गया तो कोई काम नहीं हुआ उस पर। फिर आई अशोक मेहता कमेटी, ये 1977 में आई थी। इसका कहना था हाँ लोकल बॉडीज होनी चाहिए, पर इनका मानना था कि 2 लेवल पे होनी चाहिए विलेजेस में, जिला परिषद और एक है ग्रुप ऑफ विलेजेस दैट इज मंडल पंचायत। तो ये डिस्ट्रिक्ट में हो और ये ग्रुप ऑफ विलेजेस हो, तो 2 टियर स्ट्रक्चर होनी चाहिए। देयर इज नो नीड फॉर 3 टियर स्ट्रक्चर, क्योंकि पॉपुलेशन कम है, तो इनको माना था 2 टियर स्ट्रक्चर से काम हो जाएगा। तो इन्होंने भी बोला क्या लेके आओ, लोकल गवर्नमेंट लेके आओ। उसके बाद जो कमेटी आई, एक आई थी एलएम सिंघवी कमेटी, और उसके बाद आई थी एलएम सिंघवी कमेटी के बाद जिसके बेसिस पे ये सारा कुछ चला, दैट इज बेसिकली अ प्रोसेस। तो एलएम सिंघवी कमेटी आई, उसने बोला क्या बनाओ, पीआरआईज बनाओ, और बोला पीआरआईज में एक चीज और ऐड करो, कौन सी, लोकल जुडिशियल बॉडीज। तो इसके बाद 1986 में आई एलएम सिंघवी कमेटी, एलएम सिंघवी कमेटी, और उस एलएम सिंघवी कमेटी ने बोला कि जो तुम बना रहे हो ये तो बनाते रहो, साथ में लोकल कोर्ट्स भी ऐड कर लो, लोकल जुडिशियल बॉडीज, ताकि सारे जो ये डिस्प्यूट्स हैं लोकल लेवल पे ही सॉल्व हो जाएं। ये एलएम सिंघवी था, इसने बोला हाँ वो तो बनाओ गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर, ये भी बनाओ। फिर जो हमारा आया वो हम देखते हैं क्या आया। ये फ्लो था कि भाई कैसे बलवंत राय, अशोक मेहता और एलएम सिंघवी कमेटी आई। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि 73rd अमेंडमेंट में हमने ढांचा कैसे बनाया, बिकॉज वी हैव टू स्टडी द ढांचा, जो किसने बनाया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया है। तो वी विल स्टडी द स्ट्रक्चर क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड अर्बन लोकल बॉडीज। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो स्ट्रक्चर बनाई है लोकल बॉडीज को लेके, क्या है स्ट्रक्चर ऑफ लोकल बॉडीज। अब इसको देखते हैं, पहले पढ़ते हैं पंचायती राज, फिर पढ़ेंगे अर्बन लोकल बॉडीज। आई होप यहां तक क्लियर होगा, पहले यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। अब आपको बस जो हम पढ़ाएंगे कि पीआरआईज में क्या क्या है, कौन कौन से आर्टिकल हैं, वही आपको याद करने, पेपर में अगर आएगा तो उसी में से आएगा, और कुछ नहीं करना है आपको। तो लेट्स स्टार्ट विद जो हमारा है पहला 73rd अमेंडमेंट, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992, इसमें देखते हैं क्या है। इसने संविधान में बहुत सारे आर्टिकल्स ऐड किए।
आर्टिकल 243 से लेके 243, 243 ए बी ऐसे करके 243 ओ, ऐसे आर्टिकल्स ऐड किए 243 टू 243 ओ। संविधान में इन्होंने 11th शेड्यूल ऐड किया और लिखा कि हमने कौन कौन से सब्जेक्ट्स दे दिए हैं लोकल बॉडीज को। यहाँ सब्जेक्ट लिखे हुए हैं कि कौन कौन से एरियाज में अब पंचायत काम करेगी। अब यही हमें पढ़ने हैं 243 ए बी सी क्या 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 लिखा हुआ है। पर आपको समझ में आया कि इस अमेंडमेंट से आई पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस 243 टू 243 ओ, 11th शेड्यूल में सब्जेक्ट्स लिखे हैं एंड देयर आर 29 फंक्शनल सब्जेक्ट्स जो हमने पावर किसको दे दी है, लोकल बॉडीज को। कौन सी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को। अब पढ़ते हैं आर्टिकल क्या क्या है। अब ना एक चीज समझ लें, जो हमारा आर्टिकल 243 ए है, 243 ए आर्टिकल टॉक्स अबाउट ग्राम सभा। दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट ग्राम सभा। इसने ये बताया ग्राम सभा क्या होती है, किसी एरिया में जो भी लोग हैं एज एन जिनका 18 प्लस हैं, जो वोटिंग के लिए अलाउड हैं, उनकी एक बॉडी है, उसे बोलते हैं ग्राम सभा। इट्स अ बॉडी ऑफ पीपल ऑफ 18 प्लस एज जो खुद क्या करते हैं, काम करते हैं। तो मतलब ये यूनिट्स ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट हैं, ये अपने विलेज के लिए खुद काम करते हैं, सेल्फ गवर्नमेंट का काम करते हैं। ग्राम सभा में सब लोग आते हैं, कोई इलेक्शंस नहीं होते हैं। इट्स अ बॉडी ऑफ ऑल द पीपल इन द एरिया हुज एज इज अबव 18 ईयर्स। इसके अलावा जो हमारा स्ट्रक्चर है, ढांचा है, वो 3 टियर है। वही जो हमने पढ़ा, जिला परिषद, ग्राम पंचायत और पंचायत समिति, ये हैं। तो हमने 3 बनाई। तो मतलब हमारे इस अमेंडमेंट ने कितने टियर स्ट्रक्चर बनाया, जैसे बलवंत राय ने बोला था 3 टियर स्ट्रक्चर, अशोक मेहता ने बोला 2 टियर। तो इस अमेंडमेंट ने कौन से टियर स्ट्रक्चर बनाया, 3 टियर स्ट्रक्चर। तो इन्होंने बोला 3 टियर स्ट्रक्चर होगा। वही कौन सा, ये ग्राम सभा तो अलग हो गया, उसके बाद है ग्राम पंचायत, फिर है पंचायत समिति और फिर है जिला परिषद। दिस इज अ 3 टियर स्ट्रक्चर। ऐसा नहीं है कि हर स्टेट में ये 3 टियर स्ट्रक्चर हो, जहां पॉपुलेशन कम है तो उसमें तुम 3 टियर स्ट्रक्चर को वॉयलेट भी कर सकते हो। दैट इज इंपॉर्टेंट। तो जिनकी पॉपुलेशन 20 लाख से कम है तो अपना वो देख सकते हैं कि उन्हें क्या बनाना है, इंटरमीडिएट लेवल पे बनाना है कि नहीं बनाना है। तो आप चाहते हो तो अगर आपकी पॉपुलेशन 20 लाख से कम है, 2 मिलियन से कम है, तो देयर इज नो नीड ऑफ पंचायत समिति इफ यू थिंक सो। अब आती है 3 टियर स्ट्रक्चर। पहला आता है विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो ये देखते हैं क्या है। अब ना एक ही समझें, जो ये 3 टियर स्ट्रक्चर है, इसमें इलेक्शंस कैसे होंगे, वो ढांचा कैसे है। ऐसा संविधान ने ये बोला है कि अब ये बॉडीज होंगी 3, इनके चेयरपर्सन भी होंगे, बॉडी के मेंबर्स भी होंगे और चेयरपर्सन भी होंगे। इन बॉडी के जो मेंबर्स हैं दैट शुड बी डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। द मेंबर्स ऑफ ऑल द 3 बॉडीज, जिला परिषद, पंचायत समिति एंड ग्राम पंचायत, इनके जो मेंबर्स हैं दैट शुड बी डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। ये संविधान में लिखा है। एज फार एज चेयरपर्सन्स आर कंसर्न, चेयरपर्सन्स के लिए हमने वो किस पे छोड़ दिया है, स्टेट लेजिस्लेचर पे छोड़ दिया कि इनके जो चेयरमैन हैं वो कैसे चूज करने हैं, दैट इज अप टू द स्टेट लेजिस्लेचर। तो हर स्टेट का अपना तरीका है। तो आपको ये पता लग गया कि जो मेंबर्स हैं दैट शुड बी डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। वही डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात हो रही है। अब आता है रिजर्वेशन। इसको समझते हैं क्या है। अब ना इसमें जो रिजर्वेशन है, वुमेन को भी है, SC ST को भी है। हमने बोला कि रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लासेस को भी है, वुमेन को भी है और SC ST को भी है, तीनों को है रिजर्वेशन अलाउड।
बट ये समझ लें पहले कि रिजर्वेशन कहाँ मैंडेटरी है और कितनी मैंडेटरी है, और रिजर्वेशन कहाँ पे मैंडेटरी है, एट अ मेंबर लेवल और एट अ चेयरपर्सन लेवल, ये दोनों हो सकते हैं। एक सेकंड ने हमें, ये अभी सारा करते हैं, ये अभी एक सेकंड नहीं बस हमें। अब आपको बताया ग्राम सभा तो है ही है, 3 टियर सिस्टम है, इंटरमीडिएट लेवल भगवान बचाए वो डिसाइड करेंगे। तो सारे मेंबर्स तो क्या होते हैं, डायरेक्टली इलेक्टेड। और जो चेयरपर्सन हैं ये स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगी, बट कहाँ पे, एट द विलेज लेवल। जो मैंने यहाँ बताया ना आपको, ये 3 हैं, ये विलेज लेवल पे है। यहाँ पे कौन डिसाइड करेगी, स्टेट लेजिस्लेचर। इन दोनों में क्या होते हैं, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड। तो जो मैंने एरो बनाई है, इट एरो वॉज नॉट फॉर ऑल द चेयरपर्सन। तो मेंबर्स तो डायरेक्टली इलेक्ट होंगे। जो ग्राम पंचायत है ग्राम लेवल पे, ये डिसाइड करेगा कि इनका चेयरपर्सन कैसे इलेक्ट होगा। जो बाकी 2 हैं ऊपर वाले, उनके लिए कैसे होंगे, इनडायरेक्टली इलेक्ट होंगे। संविधान में लिखा है, मैंने पहले इस पे तीनों पे इकट्ठी एरो बनाई है। इकट्ठी एरो नहीं है ये, लास्ट की जो है, लास्ट वाला है, लास्ट में है स्टेट लेजिस्लेचर को डिसाइड करना है। अपर 2 में तो कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करने की जरूरत ही नहीं है, संविधान में लिखा है कि इनडायरेक्टली इलेक्ट होंगे। तो जो पंचायत समिति है और जिला परिषद है, इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो तो इनडायरेक्टली ही इलेक्ट होंगे। अब आती है रिजर्वेशन की बात, SC ST वुमेन और BC। अब ना हमने इस अमेंडमेंट में बोला कि कम से कम 1/3 सीट्स तो वुमेन के लिए रिजर्व होनी चाहिए। 1/3 ऑफ, मतलब मिनिमम 1/3, ऐसे मैक्सिमम नहीं है, 1/3 सीट्स वुमेन के रिजर्व होनी चाहिए एट ए मेंबर लेवल एज वेल एज चेयरपर्सन लेवल पे। तो आपको वुमेन को रिजर्वेशन देना है कम से कम 1/3, बोथ एट द लेवल ऑफ मेंबरशिप और एट द लेवल ऑफ चेयरपर्सन। जो SC और ST हैं उनको आपको पॉपुलेशन के बेस पे रिजर्वेशन देना पड़ेगा, ये आपको इंपॉर्टेंट है। और अगर स्टेट चाहे तो SC और SC को चेयरमैन लेवल पे भी रिजर्वेशन दे सकता है। तो अगर SC ST की बात करें तो पॉपुलेशन के बेसिस पे क्या मिलेगा, रिजर्वेशन। कहाँ पे, एट अ मेंबरशिप लेवल। अगर आपको चेयरपर्सन लेवल पे चाहिए तो उसके लिए स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा। ऐसे लिखा नहीं है कि उनको चेयरपर्सन लेवल पे मिलेगा। तो SC ST को एज अ मेंबर तो मिलेगा ही मिलेगा, चेयरपर्सन तो मिलेगा नहीं मिलेगा तो स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगी। और जब हम बात होती है जो हमारी बैकवर्ड क्लासेस हैं उसके लिए रिजर्वेशन देना या ना देना, वो किस पे डिपेंड करता है, स्टेट लेजिस्लेचर पे। चाहे वो ऑफिसेस हों, मेंबर्स हों या चेयरपर्सन हो, दोनों में कौन डिसाइड करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर। मतलब वुमेन के केस में दोनों में अलाउड है। BCs में डिपेंड करता है स्टेट लेजिस्लेचर पे, SCs में मेंबरशिप तो डिपेंड करता है संविधान पे, पर जो चेयरपर्सन है वो डिपेंड करता है स्टेट लेजिस्लेचर पे। ये आपको नहीं भूलना है कि रिजर्वेशन का क्या आइडिया है। तो जो लोकल लेवल है ग्राम पंचायत, इसका जो भी चेयरपर्सन होगा दैट शुड बी डिसाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। जो जिला परिषद है और पंचायत समिति है, इन दोनों पे जो चेयरपर्सन इलेक्ट होगा वो होगा इनडायरेक्टली इलेक्टेड, ये आपको पता होना चाहिए। ये आपको नहीं भूलना है कि चेयरपर्सन के लिए रिजर्वेशन है कि नहीं है, मेंबर्स के लिए है कि नहीं है, चेयरपर्सन कैसे चुने जाते हैं। तो अगर मैं एक बार रिपीट कर दूं, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं इसका है 3 टियर स्ट्रक्चर। 3 टियर स्ट्रक्चर का सिंपल मीनिंग है कि यहाँ पे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद एग्जिस्ट करते हैं। जिला परिषद एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल, और जो पंचायत समिति है वो है एट अ लेवल ऑफ ग्रुप ऑफ विलेजेस, ये है ग्राम पंचायत। संविधान में बोला है कि ग्राम पंचायत जो होगी उसके जो चेयरपर्सन्स हैं वो कैसे चुने जाएंगे, वो स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा। और एज फार एज पंचायत समिति और जिला परिषद इज कंसर्न, उसके चेयरपर्सन तो इनडायरेक्टली इलेक्ट होंगे। हमने जो पहले बनाया था एरो कि तीनों के लिए स्टेट लेजिस्लेचर, तीनों नहीं थे, वो एक ही है नीचे वाला, बाकी 2 जो ऊपर वाले हैं वो तो इनडायरेक्टली इलेक्ट होंगे। और इन सभी के तीनों के मेंबर्स क्या होंगे, डायरेक्टली इलेक्ट होंगे। फिर आता है रिजर्वेशन की बात। SC ST को तो आप पॉपुलेशन के बेस पे रिजर्वेशन दोगे,
मेंबर्स लेवल पे, चेयरपर्सन लेवल पे तो कौन डिसाइड करेगा? स्टेट का लेजिस्लेचर। वुमेन के लिए कम से कम 1/3 होना चाहिए रिजर्वेशन, बोथ एट द लेवल ऑफ मेंबरशिप एज वेल एज एट द लेवल ऑफ चेयरपर्सन। बीसीज के लिए जो होता है, इनके लिए है कि जो भाई स्टेट लेजिस्लेचर है दैट शुड डिसाइड कि भाई वो स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के लिए डिसाइड करेगी, मेंबर्स के लिए भी और चेयरपर्सन के लिए भी, क्योंकि बेसिस के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट मेंशन है ही नहीं है, वो आप पे डिपेंड करता है। दैट शुड थिंक दैट यू शुड कीप इन माइंड। ये है रिजर्वेशन का ढांचा कि भाई रिजर्वेशन कैसे कैसे मिलती है, कहाँ पे? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में। अब इनका ड्यूरेशन क्या होता है वो समझ लें। अब ना पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का टर्म होता है यूजुअली, जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो ग्राम पंचायत है, चाहे वो पंचायत समिति है, वो चाहे जिला परिषद है, इनका जो टेन्योर है ना, इसमें एक चीज याद रखनी है, इनका टेन्योर इज गिवन ऑफ 5 ईयर टर्म। ये 5 साल के लिए होता है, जैसे किसका होता है? लोकसभा का। मान लो ये बीच में भंग हो गई, डिसॉल्व हो गई, तो ऐसे नहीं है ये नए 5 साल के लिए बनती है, ये रिमेनिंग पीरियड के लिए बनती है। तो 5 साल का टर्म है, अगर बीच में भंग होगी, जो नई आएगी वो तब तक रहेगी जब पुराने वाले के 5 साल पूरे नहीं होते। नेक्स्ट से इनको फ्रेश 5 साल नहीं मिलेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। और मान लो आपकी ये जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है ये भंग हो गई 6 मंथ्स पहले, तो बस फिर जो 6 मंथ्स हैं उसके अंदर अंदर आपको नई ये बॉडी बनानी पड़ेगी। मतलब ये ऐसा नहीं है कि लोकसभा डिसॉल्व होती है और नई लोकसभा बनती है 5 साल के लिए, ये होती है एग्जिस्टिंग जब खत्म नहीं होती तब तक। अब ये हो गया है क्या होता है ड्यूरेशन। अब ना इसको कराने के लिए और लोकल बॉडीज के इलेक्शन करवाने के लिए यू हैव बॉडी कॉल्ड एज स्टेट इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्टेट और सेंटर के इलेक्शन करवाता है, लोकल बॉडी के इलेक्शन करवाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन। ये पता होना चाहिए। जैसे आपको पता है ना सेंटर से पैसा जाता है स्टेट्स को, कौन डिवाइड करता है? फाइनेंस कमीशन, यूनियन फाइनेंस कमीशन। वैसे स्टेट्स को जाता है लोकल बॉडीज को, कौन डिसाइड करता है? दैट इज स्टेट फाइनेंस कमीशन, ना कि यूनियन फाइनेंस कमीशन। तो वहाँ स्टेट का अपना फाइनेंस कमीशन बैठता है, जैसे सेंटर लेवल पे बैठता है, वो पैसे ट्रांसफर करता है सेंटर ऑफ स्टेट्स में, ये यहाँ पे ट्रांसफर करेगा। यहाँ पे तो क्लियर है। अब ना 11 शेड्यूल में बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई हैं, मैं बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि 11 शेड्यूल में बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐड किए हैं, जैसे कि हमने ऐड किया था कि 29 सब्जेक्ट्स हैं, वो लिखा हुआ है 29 सब्जेक्ट्स हैं जो लिखे हुए हैं, हमने डिजॉल्व किए थे। अब वो डिवॉल्व 29 सब्जेक्ट्स हैं जो, वो कौन कौन से हैं, दैट यू शुड कीप इन माइंड। जैसे मैं आइडिया दे दूँ, जैसे फिशरीज, सोशल फॉरेस्ट्री, फार्म फॉरेस्ट्री, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस्ड, एग्रीकल्चर इंक्लूडिंग एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, फ्यूल एंड फॉडर, ड्रिंकिंग वाटर, दीज आर द 29 सब्जेक्ट्स। अब इन पे कौन लॉ बना सकती है? इन सब्जेक्ट्स पे कौन लॉ बना सकती है? ये इन पे हमने पावर दे दी लोकल बॉडीज को अपने हिसाब से काम करने की, जैसे कि लाइब्रेरीज, कल्चरल एक्टिविटीज़, मार्केट्स एंड फेयर, ये सब कुछ वही डिसाइड करती हैं। 29 चीज़ें हैं। अब आता है इंपॉर्टेंट चीज़ें कि जो हमारी ग्राम सभा थी वो किससे मिलकर बनती है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। ये आपको पता होना चाहिए। अब सेम कहानी आती है व्हेन इट कम्स टू अर्बन लोकल बॉडीज। यहाँ तक क्लियर है? पहले बताओ, फिर हम देखेंगे क्या है अर्बन लोकल बॉडीज की दिक्कत। अब ना अर्बन लोकल बॉडीज में ऐसे टीयर्स नहीं है कि ये 3 टीयर पे होनी चाहिए। हमारे टाइप्स हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऐसे करके, वो देख लेते हैं। पर हमें इतना क्लियर हो कि जो फर्स्ट म्यूनिसिपैलिटी इंडिया में बनी वो 1688 में बनी, चार्टर एक्ट ऑफ, जो चार्टर बना था चार्टर एक्ट उसके हिसाब से बनी। नाइन 1687 में मद्रास में बनी पहली बार। तो अर्बन लोकल बॉडीज बहुत पहले बन गई थी, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है बाद में बने। नगौड़ा यूपी में और नगौड़ा राजस्थान 959। ये तो 1616 जो था हमारा 87 मद्रास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनी। अब ना ये जो बनी है 74th अमेंडमेंट, इसमें एक कहानी क्लियर है। 3 टाइप्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, नगर पंचायत, म्यूनिसिपल काउंसिल एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। नगर पंचायत ये हो गया ना।
हम करते हैं अर्बन लोकल बॉडीज की। अर्बन लोकल बॉडीज में कौन कौन सी टाइप्स हैं उनमें पूरी कहानी देखते हैं। थ्री टाइप्स हैं, थ्री टीयर नहीं है यहाँ पे, वहां थ्री टीयर था। नगर पंचायत, यहां बनती है नगर पंचायत, यहाँ म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, यही है म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। जैसे कई जगह बड़ी बड़ी हैं वहाँ पे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हैं, कई जगह छोटी छोटी हैं वहाँ है म्युनिसिपल काउंसिल। अब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जब बात करते हैं, दिस इज बेसिकली अ बॉडी विच इज अ लार्ज अर्बन एरिया। म्युनिसिपल काउंसिल इज अ स्मॉल अर्बन एरिया। नगर पंचायत इज बेसिकली एन आइडिया दैट इट इज अ ट्रांजिशनल एरिया वेयर रूरल पॉपुलेशन इज शिफ्टिंग टुवर्ड्स अर्बन पॉपुलेशन। या रूरल कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो रहे हैं, क्या आ रहे हैं, अर्बन कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे हैं। होता क्या है, इन तीनों में से एक होती है। आप ना अर्बन एरिया को, मान लो कोई भी आपका, आपने तो उसको वार्ड्स में तोड़ दिया। अब वार्ड से आप बंदा चुनते हैं अपने, और वो बंदे क्या चुनते हैं आपका, जो भी क्या होता है, आपने बंदे चुन के भेजे क्या म्युनिसिपल काउंसिल से, वो बंदे फिर क्या वोट डालते हैं और क्या चुनते हैं, अपना मेयर चुनते हैं। तो मेयर बनता है वो इसी से बनता है, बस जो आपने बंदे चुने हैं वही वोट डाल के मेयर बनाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नाउ इफ़ आई टेल यू कि जो हमारी ये बॉडीज़ हैं अर्बन लोकल बॉडीज़, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ कि यहाँ पे भी रिजर्वेशन का आइडिया है, यहाँ पे पूरी कहानी है। और इनके लिए हमने कौन सा शेड्यूल ऐड किया था, 12th शेड्यूल ऐड किया था, जिसमें वी एडेड 18 आइटम्स। जो 11th शेड्यूल था वहाँ कितनी आइटम्स थी, वहाँ देयर वर अराउंड 29 आइटम्स, यहाँ पे 18 आइटम्स हैं। शेड्यूल जो 12 है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ मैंशनड है। अब ना मुझे एक चीज़ बताओ, जो ये अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, यहाँ जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर इसे साथ में चलना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको ये भी पता होना चाहिए। म्यूनिसिपैलिटीज़ में अगर बात करूँ मैं, यहाँ पे क्या होता है, शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन द ऑफिसेज ऑफ चेयरपर्सन। मतलब अगर हम अर्बन लोकल बॉडी की बात करें तो SC STs के लिए क्या है, मेंबर्स में भी रिजर्वेशन है, और मेंबर्स में भी रिजर्वेशन है, और चेयरपर्सन में भी रिजर्वेशन है। तो जो हमारा SC ST हैं उनको एट मेंबर लेवल में मिलती है रिजर्वेशन, और चेयरपर्सन के लेवल में मिलती है, ये आपको याद रखना है। और वुमेन के लिए वहाँ भी, यहाँ भी 1/3 है एज मेंबर्स और एज वेल एज चेयरपर्सन्स। तो यहाँ पे वुमेन के लिए 1/3 है एज अ मेंबर एज वेल एज चेयरपर्सन्स, और यहाँ पे SC STs के लिए चेयरपर्सन्स और मेंबर्स की बात करें हम अगर, तो दैट इज बेसिकली डिसाइडिंग ऑन द बेसिस ऑफ जो हमारा क्या है, मिलेगी, दोनों में मिलेगी रिजर्वेशन। ये है ओबीसी में उनकी डिस्क्रिशन होती है, ये आपको बताना चाहिए। इसकी ड्यूरेशन 5 साल होती है, अगर पहले टूल जाए तो फिर उसके लिए चलती है जो बाकी रिमेनिंग 5 साल हैं। ये बात क्लियर होनी चाहिए, कौन से 12 सब्जेक्ट्स हैं, कौन से 29 सब्जेक्ट्स हैं, ये आप एक बार देख लेना कि कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। पूछ लेंगे भाई कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें आते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको नहीं भूलना है। तो आप इस पर एक बार देख लें इसको कि अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में क्या क्या डिफरेंस है। जस्ट हैव अ लुक फॉर 30 सेकेंड्स, देन वी विल गो टू द अनदर आस्पेक्ट, वो है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी वो पढ़नी है हमें, पहले रिवाइज कर लें इसको बस 10 सेकेंड और, फिर हम पढ़ते हैं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। अब देखें डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी क्या है, इसका पूरा कंसेप्ट क्या है, पूरा आइडिया क्या है। भाई अगर आपका कोई डिस्ट्रिक्ट है तो डिस्ट्रिक्ट में अर्बन लोकल बॉडीज भी होंगी, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस भी होंगी। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी अब इसमें आपके वो डिस्ट्रिक्ट में अर्बन लोकल बॉडीज भी होंगे
और उसी डिस्ट्रिक्ट में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन भी होंगी। हम चाहते हैं कि लेट सपोज अगर पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अपना अलग से काम करें, अब इनको ये होता है कि हमारे विलेज से रोड जानी चाहिए जहाँ की फार्मर्स मान बेच के कहाँ पहुँच पाएँ, अर्बन एरिया में। भाई पंचायती राज तो रूरल रोड्स की बात कर पाएंगे ना, डिस्ट्रिक्ट में अर्बन एरिया में रोड्स की बात कौन करेगा, अर्बन लोकल बॉडीज। अब ये जो रूरल रोड्स हैं या जो अर्बन रोड्स हैं, बननी तो इकट्ठी चाहिए ना, तभी तो काम हो पाएगा, अदरवाइज तो फायदा ही नहीं है उसका। तो इसलिए हम कहते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्लानिंग बनाते हैं ताकि ये दोनों बॉडीज इकट्ठी मिल के काम करें। इंटीग्रेटेड प्लान विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ डिस्ट्रिक्ट एज अ होल, नॉट फॉर जस्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपल एरियाज, ये आपको पता होना चाहिए। और 74th अमेंडमेंट में इसका जिक्र है। और जब हमने पहले स्टेट इलेक्शन कमीशन पढ़ा था और स्टेट फाइनेंस कमीशन पढ़ा था, उसका जिक्र आता है 73rd अमेंडमेंट में, जो आपको याद रहना चाहिए। अब कौन कौन से 12 सब्जेक्ट्स हैं इसमें, वो है अर्बन प्लानिंग इंक्लूडिंग टाउन प्लानिंग, अर्बन फॉरेस्ट्री, फायर सर्विसेज, रोड्स एंड ब्रिजेस, वाटर सप्लाई, रेगुलेशन ऑफ लैंड यूज, protection of environment, slum improvement, urban poverty alleviation, promotion of social, cultural and aesthetic aspects, burial grounds। ये 12 ये चीज़ें हैं 12 शेड्यूल में, ये 18 चीज़ें हैं। ब्रॉड पता होनी चाहिए आपको कौन कौन सी चीज़ें इसमें आती हैं। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना पता हो कि एक होती है म्यूनिसिपल काउंसिल, एक होती है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, साइज टू साइज वेरी करती है। ऐसे ही एक आते हैं, मान लो कंटोनमेंट बोर्ड, एक दो चीज़ें और हैं, एक है कंटोनमेंट बोर्ड और एक आइडिया आता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज टाउनशिप। टाउनशिप होता क्या है भाई, जैसे मान लो आपका डिस्ट्रिक्ट है, अब आपके डिस्ट्रिक्ट में मान लो छावनी है, तो मिलिट्री कंटोनमेंट है। अब ये है तो अर्बन लोकल बॉडी का पार्ट ही, मतलब आपके डिस्ट्रिक्ट में जो अर्बन एरियाज हैं उसी को डील करना चाहिए कंटोनमेंट को, पर ये मिलिट्री का एरिया है, तो मिलिट्री कंटोनमेंट्स के लिए हम अलग से बना देते हैं बॉडी, उसे बोलते हैं कंटोनमेंट बोर्ड। अब वो कंटोनमेंट बोर्ड में क्या होता है, जो आपकी म्यूनिसिपैलिटी है उसकी नहीं चलती है, जो वो कंटोनमेंट बोर्ड है उसमें जो हेड होगा ऑफिसर, वही उसको लीड करेगा। अब उस कंटोनमेंट में मिलिट्री एरिया में साफ सफाई, सैनिटेशन, सारे काम करने की जिम्मेवारी किसकी है, उस जो बॉडी है दैट इज कॉल्ड एज कैंटोनमेंट बोर्ड। तो कैंटोनमेंट बोर्ड क्या है, वो आर्मी की अपनी बॉडी है, मिलिट्री की अपनी बॉडी है, जो संभालती है वहाँ पे अर्बन लोकल बॉडीज के काम, वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी की नहीं चलती है। तो ये बॉडी पार्टली इलेक्टेड होती है, पार्टली नॉमिनेट होती है। जो पार्टली इलेक्टेड मेंबर होते हैं उनका टर्म 5 साल होता है, और वो एक्स ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं जो नॉमिनेटेड होते हैं, और ये चलते रहते हैं और वहाँ पे काम संभालते हैं। और इसमें मिलिट्री ऑफिसर्स भी होते हैं और ये भी होते हैं। ये है कंटोनमेंट बोर्ड। अब ये एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई थी, तो ये बॉडी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती हैं, स्टेट का कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज मिलिट्री इज बेसिकली अ सेंट्रल थिंग, ना कि स्टेट्स की अपनी चीज़ें हैं। वैसे एक आया था टाउनशिप। अब मान लो भाई कोई पब्लिक एंटरप्राइज है बहुत बड़ी, इसी अर्बन एरिया में मान लो बहुत बड़ी पब्लिक कंपनी है, तो हम बोलते हैं भाई यहाँ पे इस कंपनी का जो इसका दायरा होगा, टाउनशिप होगी जहाँ लोग रह रहे होंगे कंपनी के, तो उसको संभालने की जिम्मा किसका है, उस टाउनशिप उस कंपनी का है। तो यहाँ अर्बन लोकल बॉडी म्यूनिसिपैलिटी की नहीं चलती है। तो आपके एरिया में अगर कोई कंटोनमेंट है तो आप म्यूनिसिपैलिटी के एरिया में नहीं आती है। अगर आपके एरिया में कोई टाउनशिप है पब्लिक एंटरप्राइज की, तो वो उनके दायरे में आती है, बिकॉज वो अपना काम खुद संभाल सकते हैं, दैट इज द पर्पस। ये आपको क्लियर होना चाहिए। आया समझ में? तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है, कौन कौन सी बॉडीज बनी हैं जो, और कौन कौन सा इसका ढांचा है, दैट इज मोर देन इनफ। इसके ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत है नहीं है आपको, ठीक है। अब ना एक चीज़ है जिसको हमें करना है ताकि वो रह ना जाए आपकी, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब हम पार्लियामेंट टॉपिक कर रहे थे ना, तो हमने देखा बिल कैसे पास होते हैं, हमने देखा था बजट कैसे पास होता है, हमने कट मोशंस की थी, सब कहानी देखी थी कैसे पास होती हैं। एक चीज़ समझ लें बस, जब हम पार्लियामेंट टॉपिक कर रहे हैं, कि पार्लियामेंट में हमने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो पार्लियामेंट की, जिस पे क्वेश्चंस आते भी रहते हैं, वो है पार्लियामेंट्री कमेटीज़। इसमें ना 3 कमेटीज़ हैं जो पेपर में आ सकती हैं, तो मैं आपको वो करवा देता हूँ। हमारी लास्ट में रह गया था वो। बाकी जो आप ये पढ़ रहे हैं कौन सा लोकल बॉडीज, उसमें इतना ही पढ़ना है और कुछ नहीं करना है। क्या है इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन किसके इलेक्शन करवाता है, कौन से एक्ट से बना है, क्या है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, क्या म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, कैसे उसमें रिजर्वेशन है, कैसे चेयरपर्सन को सिलेक्ट करना है, ये सारी कहानी आपको पता होनी चाहिए। अब आती हैं पार्लियामेंट्री कमेटीज़। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है टॉपिक, क्योंकि
ये पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं जो यही डिसाइड करती हैं कि जो पार्लियामेंट चलेगी वो कैसे चलेगी। बिकॉज पार्लियामेंट जैसे आज आप देख रहे होंगे, थोड़े दिन पहले अपना मॉनसून सेशन चल रहा है। अब ये मॉनसून सेशन में सारी जो भी बिल इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, इस पे टिप्पणी कौन करता है? इस पे टिप्पणी कौन करता है? इस चीज़ों पे टिप्पणी जो करता है दैट इज़ बेसिकली अ पार्लियामेंट्री कमिटीज़ में बिल जाते हैं, वो उसको स्क्रूटनाइज़ करते हैं। उस दिन पढ़ा था ना, जब बिल पास होता है तो कैसे होता है? तो बिल जो पास होता है वो पहले जाता है इंट्रोडक्शन, फिर होती है उसकी जनरल डिस्कशन, फिर जाती है कमेटी में, और ये कमेटी को जाने को ही बोल देते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज़। इसमें 3 फाइनेंशियल कमिटीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, हमें वो देखनी है। एक है पब्लिक अकाउंट कमेटी, 3 फाइनेंशियल कमिटीज़। एक है पब्लिक अकाउंट कमेटी, एक है एस्टीमेट्स कमेटी, एक है कमेटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ये 3 कमेटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ना पब्लिक अकाउंट कमेटी में आप ये समझ लें, जो भी पैसे की बात है, पब्लिक अकाउंट की बात है, पैसे, लोगों के पैसे की बात है, उससे बात बनती है इसकी। मतलब इसके 22 बंदे हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। ये 22 बंदे मिलके इस कमेटी का पार्ट बनते हैं। ये इलेक्ट किए जाते हैं बंदे, 1 साल के लिए इलेक्शन होता है बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो ये इलेक्ट होते हैं, हाउस के मेंबर्स इनको इलेक्ट करते हैं। इनका मेन काम क्या है? जो भी गवर्नमेंट का पैसे का खर्चा है उसकी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करता है। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी जो एक बॉडी है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। ये ऑडिट करता है, उसको देता है, वो ऑडिट समझता है, फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट की इंश्योर करती है। कौन? पब्लिक अकाउंट कमेटी। एक होती है एस्टीमेट्स कमेटी। ये एस्टीमेट्स कमेटी है, इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ ऑल द मेंबर्स दैट कम फ्रॉम ओनली लोकसभा। तो इसके 30 मेंबर्स हैं, तीनों लोकसभा से आते हैं, राज्यसभा कोई मेंबर नहीं है। इसका काम है जो भी जो बजट में एस्टीमेट्स दिए जाते हैं ना कि इतना पैसा खर्च होगा, इतना आएगा, वो सारे एस्टीमेट्स बनाने की कला किसकी है? ये कमेटी बनाती है, और कमेटी उस एस्टीमेट्स को देखती है क्या एस्टीमेट्स सही बनाए हैं कि नहीं, क्या कहीं ज़्यादा तो नहीं होने चाहिए थे, ये सब कुछ देखती है। और जो पैसे की बातें होती हैं, जो पब्लिक अकाउंट नहीं देखती है, और जो पीएसयू के पैसे की बातें हैं, मतलब गवर्नमेंट के पैसे के अलावा जो पीएसयू के पैसे की बातें हैं जो कि गवर्नमेंट की होती है, उस कमेटी में ये होता है। इसके 22 मेंबर्स हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से, ये आपको पता होना चाहिए। सेम इलेक्टेड बाय द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो इसमें भी सेम कहानी है। जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है ये फाइनेंशियल है, बस जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है ये पीएसयू के लिए बात करती है, ना कि अदर फाइनेंशियल चीज़ों से। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब जो ये बॉडीज़ हैं आपको पता होनी चाहिए, ये 1964 में बनी है, कमेटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, और ये 1921 में बन गई थी। 1919 के एक्ट के द्वारा जो गवर्नमेंट लेके आई थी, मोंटेगो मैन चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, आपने मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। इनका काम क्या होता है? बस पैसे की अकाउंटेबिलिटी। एस्टिमेट्स कमेटी, कमेटी ऑन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और एज वेल एज पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये तीनों आपको क्लियर होने चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? तो ये तीनों कमेटीज ना आपको क्लियर होनी चाहिए, क्या है ये तीनों कमेटीज, क्या मेंबर्स है, कहाँ से आते हैं और क्या करती हैं। तो इसका काम क्या है? जो भी सारा गवर्नमेंट का पैसा या खर्चा है उसको चेक करना, अकाउंटेबिलिटी बनाना कि पैसा सही खर्च किया है कि नहीं, और क्या ज़्यादा तो नहीं खर्च कर दिया है। ये पीएसयू के मामले में पैसे की बात है। और एस्टीमेट कमेटी होती है जो एस्टीमेट्स तैयार करती है मिनिस्ट्रीज, पैसा उसको देखते हैं कि एस्टीमेट ज़्यादा पैसा तो नहीं मांगा गया, कि कम से काम चल जाता कि नहीं, कहीं ये तो नहीं है कि आज भी हम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज पे ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, क्वेश्चन मार्क क्रिएट करते हैं। तो फाइनेंशियल मैटर्स में अकाउंटेबिलिटी कौन इंश्योर करता है? दीज 3 फाइनेंशियल कमेटीज, ये आपको याद होनी चाहिए। किसी को डाउट यहाँ तक? तो पार्लियामेंट में जो 3 कमेटीज हमारी रह गई थी तो मैंने आपको करवा दी है। और इन जनरल कमेटीज जो होती हैं वो 2 तरह की होती हैं, एक एड हॉक कमेटीज होती हैं, एक क्या होती हैं? स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं। एड हॉक होती हैं जो टेम्परेरी होती हैं, और स्टैंडिंग कमेटीज जो क्या होती हैं? परमानेंट होती हैं। तो ये तीनों फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटीज हैं। तो अगर मैं डिवाइड करूँ पार्लियामेंट्री कमेटीज को, ये स्टैंडिंग कमेटीज होती हैं या एड हॉक कमेटी होती हैं। एड हॉक कमेटी टेम्परेरी होती हैं, किसी इशू को डिस्कस करने के लिए बनती हैं, जब वो इशू सॉल्व हो जाता है वो कमेटी चली जाती हैं। और परमानेंट क्या होती हैं? स्टैंडिंग कमेटीज। उसमें कुछ होती हैं फाइनेंशियल कमेटीज, कुछ होती हैं डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज। ये परमानेंट है, ये फिक्स होती हैं, ये हर साल बनती रहती हैं। ऐसा नहीं है कि इशू आएगा तो बनेगी। टेन्योर बड़ा इंपॉर्टेंट है, सभी का टेन्योर कितना है? एक साल है, एज आई टोल्ड यू। यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक कि भाई क्या है ये कमेटीज, कैसे बनती हैं? आई होप यहाँ तक चीज़ें क्या होंगी? क्लियर होंगी। एक चीज़ और बची थी जो हमने पॉलिटी में करनी है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम छोड़ नहीं सकते हैं।
वो है अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन। तो 2-3 चीज़ें रह गई थी, तो मैं आपको करवा देता हूँ। बच्चे कह रहे थे कि भाई आपने कमेटीज करवा देना है 3, और ये वाइस प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है। तो भाई आपको पहले बताया था मैंने कि जो वाइस प्रेसिडेंट है इसका कोई काम नहीं है, या तो ये प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करता है या ये चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की तरह एक्ट करता है। यही बताया था, थोड़ा सा कभी बताया होगा। अब जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, ये इसके इलेक्शंस कैसे होते हैं, ये क्योंकि प्रेसिडेंट की तरह एक्ट करता है तो लोग वोट करेंगे मेंबर ऑफ लोकसभा। क्योंकि ये चेयरमैन है राज्यसभा का तो राज्यसभा भी पार्टिसिपेट करेगी, तो एमपी ऑफ राज्यसभा पार्टिसिपेट करते हैं। और इसमें दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी, इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी। तो इसके इलेक्शन में दोनों हाउसेज के मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। स्टेट्स के एमएलए पार्टिसिपेट नहीं करते इन द इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। स्टेट एमएलए पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। एमपी ऑफ लोकसभा, एमपी ऑफ राज्यसभा, दोनों चाहे इलेक्टेड हो चाहे नॉमिनेटेड। और इसको कौन रिमूव कौन करता है, राज्यसभा भी और लोकसभा भी। लोकसभा पास करती है इफेक्टिव मेजॉरिटी और सॉरी राज्यसभा पास करती है इफेक्टिव मेजॉरिटी, और लोकसभा पास करती है बाय सिंपल मेजॉरिटी। तो वाइस प्रेसिडेंट इज रिमूव्ड बाय लोकसभा एज वेल राज्यसभा, दोनों पास करते हैं। स्टार्ट काम कहाँ होता है, राज्यसभा में, क्योंकि मेनली क्या होता है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, फिर जाता है लोकसभा में, लोकसभा सिंपल मेजॉरिटी से पास करता है। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा, ये हमने आपको पहले ही बता दिया था। और वाइस प्रेसिडेंट जो होता है, अगर प्रेसिडेंट नहीं है तो कौन एक्ट करता है प्रेसिडेंट की तरह, वाइस प्रेसिडेंट। अगर वो भी नहीं है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर वो भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी जज, ये होते हैं अगर प्रेसिडेंट ना हो। आपको ये भी पता है कि अगर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट दोनों ना हो तो कौन बन जाता है, सीजीआई। अगर ये भी ना हो तो कौन बन जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस। ये मैंने ऊपर भी बता दिया है, और ये अगर फैक्चुअल आता है चीज़ें, ये गलत नहीं होनी चाहिए। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स जो रह गए थे। एक और रहता टॉपिक, ये तो वाइस प्रेसिडेंट वाला टॉपिक तो थोड़ा सा, कौन इलेक्ट करता है इनको। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में यार, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अगर मैं रेड में बनाऊं तो वहाँ पे एमपी लोकसभा पार्टिसिपेट करते हैं, कौन से, ओनली इलेक्टेड। एमपी राज्यसभा ओनली इलेक्टेड, स्टेट एमएलए ओनली इलेक्टेड। तो वहाँ अलग चीज़ है, वो स्टेट्स का भी है, तो स्टेट्स का से भी होना चाहिए और लोगों का से भी होना चाहिए। वो अलग एस्पेक्ट है जिसको आपको नहीं भूलना। प्रेसिडेंट का रिमूवल दोनों करते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, पर कौन सी मेजॉरिटी, 2/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस। सभी आज तक कोई प्रेसिडेंट रिमूव नहीं हुआ है। 2/3 टोटल स्ट्रेंथ ऑफ हाउस, दोनों हाउसेज में पास होता है, प्रोसेस बताया हुआ है, ये मेजॉरिटी से रिमूव होते हैं। सबसे टफ मेजॉरिटी है इंडिया के संविधान में, और प्रेसिडेंट का रिमूवल नहीं होता। बेटर वर्ड क्या करते हैं हम यूज, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। जब ये यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ रहे थे उसमें बताया था, बस ये रह गया था वाइस प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होता है और कैसे रिमूव होता है। बिल्कुल 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 जी, यहाँ तक क्लियर है। किसी को डाउट, यहाँ तक किसी को डाउट हो तो जो आज हमने पढ़ा है कि भाई आप बस ये याद रखें, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, इसको बनाने का जो भी पूरा प्रोसेस है आपको पता होना चाहिए। बलवंत राय मेहता कमेटी से लेके अशोक मेहता कमेटी, किसने 3 टियर बोला, किसने 2 टियर बोला, किसने लोकल कोर्ट्स ऐड किए, एलएमसीबी कमेटी, कौन सी अमेंडमेंट से आया, मेन गोल क्या है इसका, पहले कौन सी पीआरआई बनी थी, पहले कौन सी म्यूनिसिपल बॉडी बनी थी, मद्रास पहले बनी बॉडी म्यूनिसिपल। राजस्थान में जो हमने पढ़ा कि भाई राजस्थान के जो एरिया है उसमें 1957 में ही ये कहानी आ गई थी। आई होप ये आपको क्लियर होगा कि सबसे पहली जो पीआरआई आई थी दैट वाज बेसिकली इन राजस्थान के नागौर में आया था ये 1959 में, नॉट 57 में बलवंत राय मेहता कमेटी आई थी, फिर 1977 में अशोक मेहता कमेटी, फिर 1986 में एलन सिंह कमेटी। दिस कमेटीज की क्रोनोलॉजी आपको याद होनी चाहिए कि कैसे कैसे ये आई। क्रोनोलॉजी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी डिस्कस अबाउट कि जो ये इससे ऐड कौन सा हुआ 11th शेड्यूल, उससे कौन सा ऐड हुआ 12th शेड्यूल। 11th शेड्यूल में कितने सब्जेक्ट्स थे, 12th शेड्यूल में कितने सब्जेक्ट्स थे कि 29 और 18। कौन कौन से हैं एक बार गो थ्रू कर लेना, सारे याद नहीं करने हैं हमें सब्जेक्ट्स, ब्रॉड आइडिया होगा तो भी लिमिट कर दोगे। आपको ये पता चाहिए लोकल गवर्नमेंट इज अ स्टेट सब्जेक्ट, कैसे चेयरपर्सन इलेक्ट होंगे, कैसे मेंबर्स इलेक्ट होंगे, क्या है रिजर्वेशन का आइडिया, कौन कहाँ पे स्टेट डिसाइड करेगी, कहाँ पे संविधान में लिखा है, कौन सा ढांचा है, कितनी देर के लिए होता है, रिक्वायरमेंट क्या होती है, या एज ग्रुप क्या होता है। अगर 21 साल उम्र है तो आप इलेक्शन लड़ सकते हैं किसके, लोकल बॉडीज के, चाहे वो पंचायती हो चाहे वो अर्बन लोकल बॉडीज हों। यहाँ तक समझ में आया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। तो आपको ये नहीं भूलना है जब आप कर रहे होंगे कि एज, लोकसभा में कितनी एज थी, कंपेयर करते रहे, लोकसभा की 25, राज्यसभा की 30, उसके बाद जाते जाते कितनी होगी 35 प्रेसिडेंट की, यहाँ कितने 21, तो 21, 15, 21, 25, 30 और 35 ये एज है लोकल बॉडीज़ की,
लोकसभा की, राज्यसभा की और ये प्रेसिडेंट की, गवर्नर की, प्रेसिडेंट की, ये दोनों हैं। एज नहीं भूलनी है कि एज क्या है। स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है लोकल बॉडीज के इलेक्शन, ना कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो नहीं करवाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये काम नहीं करवाता है। कौन करवाता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन ये काम करवाता है। अब इसके अलावा जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, कौन से अमेंडमेंट से आया? 73rd अमेंडमेंट से आया, ये लिखवा दिया मैंने आपको। 74 से क्या आया? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी आई। फाइनेंस कमीशन कहाँ पे आया? फाइनेंस कमीशन यहाँ पे आया। इलेक्शन कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन यहाँ पे आया। डिस्ट्रिक्ट पंचायत कमेटी यहाँ पे आई। तो ये पता होना चाहिए कि कैसे कैसे कौन कौन सी चीज़ें आ रही हैं, सो दैट यू शुड नॉट मिस दिस क्वेश्चंस इन मल्टीपल चॉइस। तो फैक्ट्स याद होने चाहिए, ज़्यादा डिटेल में नहीं करना है। लोकल बॉडीज अगर करोगे तो बड़ा ही कम्प्लेक्स है, इतना ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। क्या वुमेन की रिजर्वेशन है? हाँ है। कितनी? मिनिमम 1/3। कहाँ पे? चेयरपर्सन या मेंबर, दोनों में, मेंबर्स में भी और चेयरपर्सन में भी, दोनों में क्लैरिटी होनी चाहिए कि मेंबर्स में भी अलाउड है और चेयरपर्सन में भी अलाउड है, ताकि जब आए तो फिर डाउट ना आए। फिर ये भी पता होना चाहिए फाइनेंशियल कमेटीज तो 3 हैं। स्टैंडिंग कमेटी क्या होती हैं, एडहॉक कमेटी क्या होती हैं, और उन एडहॉक कमेटी के बाद जो 3 हैं उनमें कितने मेंबर्स हैं, कहाँ से आ रहे हैं। यहाँ दोनों के मेंबर्स हैं, लोकसभा राज्यसभा के 22 मेंबर हैं। यहाँ पे 30 हैं ओनली लोकसभा, यहाँ पे किसके हैं? दोनों के। क्या पर्पस है इसका? कैसे इलेक्शंस होते हैं, नॉमिनेट होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, कौन करता है इलेक्शंस, कौन से मेथड से होते हैं? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये सारी कहानियां आपको पता होनी चाहिए, जो कि मस्ट हैं अगर आपको ये देना है एग्जाम। और आई होप ये पॉलिटी में जो हमने किया है लास्ट के 18-20 लेक्चर होंगे आपके अप्रॉक्सीमेट, हमने ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को डिटेल में डिस्कस किया है। आप इसके शॉर्ट नोट्स बना लें, बुलेट पॉइंट्स, और उसको करते रहें। अंडरस्टैंडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। जब वो है ना फिलोसफिकल पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, हमने वो स्टार्टिंग में जब हम प्रियम्बल कर रहे थे, प्रियम्बल हमने 3 लेक्चर में किया है, क्योंकि वो हम जो वर्ड्स हैं उसके मतलब क्या हैं, फंडामेंटल राइट्स जब किए उनके मतलब क्या हैं, तो वी डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल। अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा है तो फील फ्री टू कंटैक्ट अस, बट इतना मोर देन सफिशिएंट है फॉर दिस एग्जाम। इससे काम बन जाएगा। कहाँ रुकना है, कहाँ करना है, ये आप PYQ देखें, उसके हिसाब से करते रहें। पार्लियामेंट की जो फंक्शनिंग हमने करी भाई, कैसे इलेक्ट होते हैं, कैसे क्या होता है, वो सब हमने डिस्कस किया। और हमने पहले साइंस भी पढ़ी है। अब साइंस में भी ये चीज़ है कि जो टॉपिक्स आप कर रहे हैं जनरल आइडिया होना चाहिए, डिटेल में ना जाए। पॉलिटी में हमने डिटेल में पढ़ा है बिकॉज ये सब्जेक्ट बड़ा ही कंसेप्चुअल है, तो हमें पढ़ना पड़ा। क्योंकि अगर हम एक चीज़ पढ़ाएंगे दूसरी नहीं पढ़ाएंगे तो फिर उसका कंटेक्स्ट नहीं बन पाता है, वो समझ में नहीं आती है। तो हमें इसलिए ये चीज़ें ऐड करनी पड़ी। तो आई होप अभी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। इससे हमारा पॉलिटी का जो मॉड्यूल है वो भी खत्म हो गया है, साइंस का भी हो गया था। थैंक यू सो मच, विल सी यू सून लेटर।